नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। क्रॉनिक किडनी डिजीज अब एक विश्व स्तर पर पहचानी जाने वाली चुनौती है और भारत में भी इस बीमारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किडनी फेलियर के कारण मौतों में 38% की वृद्धि देखी गई है। सीकेडी एक महत्वपूर्ण हृदय रोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जोखिम कारक भी है, जो समय से पहले मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण है। अमूमन रोगी इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट तब लेना शुरू करते हैं जब उन्हें लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन तब तक वो इस बीमारी के आखिरी चरण में होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज केवल शुरुआत में ही सामने आती है, जब किडनी की काम करने की क्षमता का मूल्यांकन दूसरे स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। सबसे अच्छा उपचार इनिशियल स्टेज में ही पता लगाना है, क्योंकि किडनी डिजीज को बढ़ने से रोकने के लिए कई उपचार और सावधानियां हैं। इस साल वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या है? क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंघल हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत झा हैं, जो कि डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मनोज से रहेगा। सर, हमारे शरीर में किडनी की मुख्य भूमिका क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, किडनी हमारे शरीर का ऑर्केस्ट्रा या सारे कामों को सुचारू रूप से चलवाते हैं। उनका मुख्य कारण जो शरीर में दूषित पदार्थ बनते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उससे मेटाबॉलिज्म से जो दूषित पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना है। इसके अलावा जो शरीर में नमक, पानी और बाकी और पदार्थ हैं उनकी मात्रा एक उचित मात्रा बनाए रखना भी किडनी का काम है। और तीसरा, किडनी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी में बाकी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे इरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो ब्लड बनाता है, विटामिन डी और बाकी हार्मोन्स निकलते हैं जो बोन हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और कुछ हार्मोन निकलते हैं जो शरीर में उचित ब्लड प्रेशर का मेंटेन करते हैं। तो जब भी किडनी में खराबी होती है तो इन तीनों प्रकार के विकार पैदा होते हैं और जिनसे पेशेंट को आमतौर पे नुकसान होता है। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत, मेरा अगला सवाल आपसे है, हमारी किडनी आमतौर पर किस तरह काम करती है? तो किडनी का जो एक बेसिक यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं वैसे। तो वो एक छोटा यूनिट है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन दोनों किडनीज में 1 by 1 मतलब दोनों किडनीज में होती है 1 मिलियन यूनिट्स होती हैं। उसका काम इट्स वर्क्स लाइक ए फिल्टर। नाउ ब्लड जो हमारी हार्ट से निकलती है, सर्कुलेशन में जाती है, हर जगह पे जाती है, दो किडनीज में भी जाती है। वहाँ किडनियों में ये फिल्टर होता है ब्लड, और जो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ब्लड के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें वाटर सॉल्युबल हैं, वो तो फिल्टर आउट हो जाने चाहिए नॉर्मली। और जो कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं, मेनली जैसे हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है और कई सारी चीज़ें हैं, उनको रिटेन करना है। तो ये किडनी का इस फिल्टर का दोनों ही काम है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर सिंघल ने बताया, कुछ बैलेंसेस मेंटेन करना है, चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन होनी है। तो वो बैलेंसेस होती है, जैसे सॉल्ट की बैलेंस है, वाटर की बैलेंस है। तो हमेशा इसीलिए किडनी की प्रॉब्लम्स जैसे स्वेलिंग आती है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सारी चीज़ें उसके इम्बैलेंस के साथ शुरू होती है। और तीसरा हार्मोनल है। सारी चीज़ें किडनी के फंक्शंस पे डिपेंड करती है, बट बेसिक एक मेजर फंक्शन है, दैट इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस, एंड द अदर्स आर लाइक सिंथेटिक फंक्शन। तो दोनों तरह से वर्क करते हैं। जी डॉक्टर मनोज, हम लगातार सीकेडी को एक अहम भूमिका के या अहम चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को कैसे पता चले या कैसे पहचाना जा सकता है कि उसकी किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है? देखिए, किडनी की बीमारी जब हमें पता चलती है तब वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है। जी। जब वो अर्ली स्टेज में किडनी में ऑल्ट्रेशन शुरू होते हैं या विकार पैदा होता, उस समय कोई लक्षण नहीं आते। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों को किडनी की बीमारी होने का खतरा है, रिस्क है, वो लोग रूटीन में अपने किडनी से रिलेटेड चेकअप कराएं। अच्छा। जैसे जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, या जेनेटिक बीमारियां हैं। कुछ परिवार हैं जिनमें आनुवंशिक बीमारियां हैं जिसमें किडनीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर किसी के परिवार में इस तरीके की बीमारियां हैं
तो उनको समय रहते अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए जी। जिसमें किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम यूरिन का टेस्ट करें। अगर यूरिन में थोड़ी सी भी मात्रा में एल्बुमिन या प्रोटीन लीक हो रहा है तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि जो किडनी के फिल्टर हैं, जो ग्लोमेरुलस हैं, उसमें कहीं पे एबनॉर्मेलिटी आ रही है। दूसरा, सीरम क्रिएटिनिन को मेजर करते हैं, जो एक दूषित पदार्थ है जो किडनी के द्वारा निकलता है। जैसे जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन कम होता जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाता है जी। तो वो अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किडनी का फिल्ट्रेशन सही रेट से हो रहा है या वो फिल्ट्रेशन का रेट कम हो रहा है। तो ये 2 एबनॉर्मेलिटी अगर अर्ली स्टेज पे हम पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी ही इसका डिटेक्शन हो सकता है। जी सर, यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के लिए किडनी का रिस्क, किडनी की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। सर, यहाँ पे मैं कारणों की बात करूंगी क्योंकि डॉक्टर मनोज ऑलरेडी टेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन किडनी अगर किसी की खराब है उसके सामान्यतः क्या कारण देखे जाते हैं? जैसे हम लोग अपनी ओपीडी में बैठे होते हैं, आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो एक बड़ा चंक आता है, वो है डायबिटीज का। तो डायबिटीज, जैसे एज यू नो, इंडिया इज गोइंग, मतलब इज बीइंग अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक कैपिटल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स हैं और क्लोज टू अर्बन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 17 से 18% लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। और इन डायबिटिक्स में ऑलमोस्ट हमारे 30 से 40% जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें कई तकरीबन वो डायबिटिक होते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन एक दूसरा ग्रुप है, मेजर चंक है। तो दोनों मिला के तकरीबन 75 to 80% पेशेंट जो है इन्हीं दोनों के बेसिस पे। फिर कुछ हमारी ग्लोमेरुलर डिजीजेज होती हैं जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज में हम कहते हैं, एलर्जिक टाइप की मैनिफेस्टेशन जो किडनी को अफेक्ट करती है। कुछ स्टोन के कारण, रुकावट के कारण, इन्फेक्शंस के कारण, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के कारण जो मेनली पेन किलर्स की होती है वो, और कुछ जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया फैमिलियल कुछ डिजीजेस होती हैं जो हेरिडिटरी है। तो ये डिफरेंट कारण है, बट वो थोड़े लोअर, कम मात्रा में उनकी क्वांटिटी होती है परसेंटेज वाइज। और अदरवाइज जो हम पेशेंट देख रहे होते हैं डायबिटिक्स, कभी ना कभी ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20-30 ईयर्स उनके लाइफ में जो एक डायबिटिक है, ऑलमोस्ट 30 से 40% लोगों को कभी ना कभी किडनी से रिलेटेड परेशानी होने का अंदेशा रहता है अगर वो अपने शुगर को, बीपी को अच्छा ध्यान नहीं रखते, उनमें ज़्यादा है। जी, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी जानना कि डायबिटीज़ खासतौर पे आज के डेट में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में हम इसे देखते हैं। डॉक्टर मनोज, जिस तरह से हम लगातार बात तो कर ही रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन जो आहार है यानी कि हमारा जो फूड डाइट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी से ओवरकम करने में या प्रिवेंशन के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति इसका शिकार है, किडनी की बीमारी उसको है, तो किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, या अगर नहीं भी है तो भी प्रिवेंशन के रूप में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और खासतौर पे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, किसी भी बीमारी के प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि हम नॉर्मल हेल्दी डाइट अडॉप्ट करें। जी। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ये हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बदला है उसी के साथ साथ ये सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं के रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक ऑप्टिमल वेट मेंटेन करें, खाने में मीठा या शुगर का प्रयोग कम से कम करें, वसा या जो फैट्स हैं उसको कम से कम मात्रा में लें, स्पेशली जो फ्राइड चीजें हैं। अगर हम फैट, घी या ऑलिव ऑयल कच्चे सैलेड के साथ में लेते हैं तो उसमें इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ें तली जाती हैं कढ़ाई में, जैसे पूड़ी, पराठा, समोसा, पकौड़ी, इन सब से शरीर में ज़्यादा नुकसान होता है। नमक की मात्रा कम करना बहुत आवश्यक है क्योंकि काफ़ी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और जो कि नमक से रिलेटेड है। अगर हम नमक का सेवन कम करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की हेल्दी डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन किया जा सकता है और इन सब लाइफस्टाइल डिजीज से बचा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत, हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं उपचार की भी, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अगर हम सिर दर्द, एसिडिटी, दर्द, बुखार या सामान्यतः जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये दवाइयाँ किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्योंकि आमतौर पर अक्सर देखा जाता है सिर दर्द हुआ, बुखार आ गया, लोग सेल्फ मेडिकेट भी करते हैं,
तो क्या घर पे ली जाने वाली दवाइयाँ किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं? कुछ है ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं, एक तो सबसे बड़ा एक चंक है वो है पेन किलर्स का, एनाल्जेसिक्स जिसको कहते हैं, और उसमें भी नाम कुछ बता सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है और डिक्लोफेनाक है, कॉमन है, कुछ कॉमन है, और बल्कि लोग इनको बहुत सेल्फ मेडिकेट करते हैं जी। तो ये दवाइयां हैं जो स्पेशली दर्द के लिए लोग ले रहे होते हैं, और कई बार लोग खुद से काउंटर पे जाके मेडिकेशन पे जाके केमिस्ट के पास से ले लेते हैं, और कई बार वो अनसुपरवाइज भी होती है, डोज भी प्रॉपर नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही होती है, या कंटिन्यूएशन में ले लेते थे, थोड़ा सा भी दर्द हुआ और दवाई शुरू कर दी, वो एक है। उसके अलावा कुछ और दवाइयां जरूर हैं, लेकिन वो आमतौर पे पेशेंट्स अपने आप, पेन किलर्स एक मेजर चंक है, उसके अलावा कीमोथेरेपी की कुछ दवाइयां होती हैं, बट वो सिलेक्टेड है, बहुत कम है। बट इसमें सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जो बिल्कुल वाइड स्प्रेड है वो है दर्द की दवाइयां जी। तो वो है, और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के सलाह पे ही लेनी चाहिए, और पेन किलर्स भी डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए, नॉट ओवर द काउंटर। तो डॉक्टर मनोज, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा या फिर डायबिटीज को हम एक तरीके से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका शिकार है तो क्या चांसेस हैं कि उसको किडनी की बीमारी भी हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, लाइफस्टाइल में बदलाव आता है, तो क्या शिकार हो सकता है वो किडनी की बीमारी का भी? यस, एक्चुअली डायबिटीज की अभी हम बात कर चुके हैं। जिन लोगों को भी डायबिटीज है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% लोगों को अपने लाइफ टाइम में किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। ये एक जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, इसीलिए केवल 40% लोगों को होता है, 60% को नहीं होता, बट जिनको होता है उनको जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। ऐसे ओबेसिटी इन इटसेल्फ कैन लीड टू किडनी डिजीज। जिन लोग को डायबिटीज नहीं है, खाली बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, जिसको हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जहां BMI इज मोर देन 35। सर, आपने ये वर्ड यूज किया मॉर्बिड ओबेसिटी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, नॉर्मल जो BMI है, जो कि बॉडी में फैट कंटेंट को नापता है, वो नॉर्मली 20 से 24 या 25% तक होता है जी। नॉट प्रतिशत, बट वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। जब ये 26 से 30 तक होता है वो माइल्ड ओबेसिटी कहलाती है। अच्छा। 30 से 35 के बीच में होता है तो वो मॉडरेट ओबेसिटी कहलाती है, और जब वो 35 से ज्यादा होता है तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी कहलाती है। वो एक तरीके की बीमारी है जिससे बाकी सारी बीमारियां भी लिंक्ड है। ऐसे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके लिए हम OSA कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को डायबिटीज भी ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों को किडनी की और हार्ट की बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। अच्छा। काफी लोगों ने इनमें किडनी की जांच करी और देखा उनमें किडनी में बिल्कुल डायबिटीज जैसे ही चेंजेस होते हैं। भले ही उनको डायबिटीज नहीं है, शुगर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी किडनी में जो चेंजेस होते हैं वो काफी कुछ डायबिटीज से मिलते जुलते होते हैं, और इसको हम डायबिटिक किडनी डिजीज सेंस डायबिटीज के बिना किडनी में डायबिटीज जैसे चेंजेस होना, ऐसी बीमारी कहते हैं। तो क्या सर लक्षण उसमें भी आएंगे? क्योंकि लक्षण उसमें भी आएंगे। काफी पेशेंट्स को ओबेसिटी से रिलेटेड ही किडनी फेलियर हो जाता है। वक्त के साथ साथ अगर लंबे समय तक इसका उपचार ना किया जाए, अच्छा। वेट कंट्रोल ना किया जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए, तो उनको भी किडनी फेलियर हो सकता है जी। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत, मेरा अगला सवाल आपसे है, हमने ओबेसिटी की बात करी, डायबिटीज की बात करी, लेकिन ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि आमतौर पर हर दूसरे व्यक्ति में देखी जाती है। अगर किसी को हाई BP रहता है, क्या उसमें भी किडनी के फेलियर के या किडनी की समस्या के चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज के अलावा सेकंड एक ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इज द प्रॉब्लम। और हाइपरटेंशन को एक हम कई बार साइलेंट किलर मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वो उनको ब्लड प्रेशर है। जब वो जाते हैं तो बहुत पेशेंट्स को क्या होती है, कंट्रोल फिर भी नहीं हो पाता। जब वो दवा ले रहे होते हैं, आधे लोग तो दवा के बावजूद कई बार कंट्रोल उनका ब्लड प्रेशर नहीं हो पाता। ये अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और साथ में डायबिटीज का अगर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उनको आने वाले लाइफ में किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, स्मोकिंग, और जो डॉक्टर सिंघल ने बताया, स्टे एक्टिव, हेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी कंट्रोल, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट फ्लूइड लेना, ये सारी चीज़ें, पेन किलर्स जैसे एनाल्जेसिक्स वो ना लेना। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और ब्लड प्रेशर को अपना प्रेफरेबली
130/85 के नीचे नीचे मेंटेन करना, सो दैट वो लंबे टाइम तक अपनी किडनी के साथ वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो सर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है सारी बीमारियां आपस में इंटरलिंक्ड हैं। डॉक्टर मनोज, हम अलग अलग बीमारियों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से किडनी की सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन अगर उम्र बढ़ रही है व्यक्ति की, ऐसे में किडनी की जांच कराने के कौन कौन से टेस्ट हैं, किस उम्र में या क्या सही उम्र है किडनी के टेस्ट कराने के लिए और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, उम्र के साथ साथ जैसे सारा शरीर कमजोर होता है उसी प्रकार किडनीज भी कमजोर होती जाती हैं। तो किडनीज का बेस्ट फंक्शन अप्रोक्सीमेटली 30-40 ईयर्स पे होता है। 40 साल के बाद हर साल धीरे धीरे किडनी कमजोर होती चली जाती हैं। इसीलिए 60 साल से ज़्यादा, जिनको हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, या 70-80 साल से ज़्यादा काफ़ी लोगों को किडनी का काम कम होता है। इसका अगर आंकड़ा देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 30% पीपल मोर देन 60 ईयर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 50% पीपल मोर देन 80 ईयर्स हैव किडनी डिजीज। उनका जो फिल्ट्रेशन है वो 50% से भी कम होता है। ऐसे लोगों में अगर कोई भी एडेड इंसल्ट हो जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए या कोई डिहाइड्रेशन हो जाए या साथ में डायबिटीज हो जाए या हार्ट की बीमारी हो जाए, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किडनी में खराबी एकदम से बढ़ जाती है। अच्छा। तो उम्र का डेफिनेटली किडनी डिजीज से संबंध है। तो सर क्या सही एज होनी चाहिए कि किडनी का टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि शायद लक्षण से ही पता चलता है और लक्षण इतनी जल्दी आते नहीं। तो इसीलिए जिन लोग को रिस्क है, जैसे बताया कि जो कॉमन कारण है किडनी की बीमारी के, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ये सभी बीमारियां जनरली 25, 30 या 40 साल के आसपास शुरुआत होती है। तो इसलिए यही एज है जब आपको इन बीमारियों के साथ साथ किडनी की बीमारी के बारे में भी चेकअप कराएं। आदमियों में भी 30 साल, विमेन में 40 ईयर्स। उसके बाद शुरुआत में हर 2 या 3 साल में लोगों को अपना एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट की बीमारी के बारे में स्क्रीनिंग और किडनी की बीमारी में स्क्रीनिंग। ये कुछ बीमारियों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज अप्रोप्रिएट जो कैंसर का इंसिडेंट बढ़ता है उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो आई थिंक 40 ईयर्स इन विमेन एंड 30 ईयर इन मेन, दिस शुड बी द एज वेयर वी शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग फॉर दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। जी डॉक्टर लक्ष्मीकांत, हमने सुना है कि किडनी की बीमारी स्टेजेस में होती है या स्टेजेस में बढ़ती है, ये कितना सही है? किस तरह से उन स्टेजेस को पहचाना जाए और क्या इसकी बढ़त को रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसा दवाई है, कोई टेस्ट है या कोई थेरेपी है जिससे इस बढ़त को रोका जा सकता है? ये स्टेजेस क्लासिकली जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए होता है, जो लंबे टाइम तक चल रही होती है, इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव होती है। तो वहाँ पे हम उसको CKD शॉर्ट में कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। वो 5 स्टेजेस में आमतौर पे होती है, जिसमें स्टेज 1 जो है वो तो होती है जिसमें फिल्ट्रेशन रेट वगैरह तो ठीक चल रही है, ब्लड रिपोर्ट सही आती है, बट उनमें पेशाब में या किसी और ब्लड के टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है उसके साथ। दूसरी होती है जो स्टेज 2 है, वो परसेंटेज पे डिपेंड कर रही है। मोर देन 90 हम कहते हैं जो फिल्ट्रेशन रेट है, EGFR, वो अगर मोर देन 90 है तो स्टेज 1 है, 60 से 90 है तो स्टेज 2 है, 30 to 60 है स्टेज 3 है। इस तरह से वो 15 to 30 स्टेज 4 और लेस देन 15 जिसको कॉमनली कई बार लोग कहते हैं कि अब किडनी फेल हो रही है, लेस देन 15% वर्किंग या एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, वो लेस देन 15 है, वो स्टेज 5 है। तो ये 5 स्टेजेस में है। आमतौर पे बहुत लोगों में स्टेज 1, 2 एंड 3 इन तीनों स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा। तो बहुत लेट डिटेक्शन होती है। कई बार स्टेज 4 और 5 में कुछ लक्षण आने शुरू होते हैं और ब्लड टेस्ट भी कई बार स्टेज 1 एंड 2 में नॉर्मल आ जाते हैं। और सर क्या ये उम्र के हिसाब से भी वेरी करते हैं कि अगर स्टेज 3 है तो इतनी उम्र के लोगों को होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ है। बट ये जैसा बताया था कि एज के साथ फंक्शनैलिटी थोड़ी वीक होती है, तो वो एक जरूर है। जैसे 30 to 40 में बेस्ट फंक्शनिंग है, तो एवरी डिकेड दैट वी पास अराउंड 10% फंक्शनल लॉस हो जाता है। बाय द टाइम समबडी इज 80 ईयर ओल्ड, 70 प्लस, वो उनकी 50% फ्रॉम देयर प्राइम उनकी फंक्शनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। बट उनको क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कम है, उनकी जरूरतें कम है, खान पीन, तो वो मैनेज हो जाता है, उनको सिम्टम्स नहीं आते अगर वहां तक वो एज रिलेटेड फॉल इन फंक्शन। तो सही तरीका यही है कि अपना टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग जो है वो लगातार करानी चाहिए। आई थिंक 35 प्लस में एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स, 50 प्लस में शायद ईयरली, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन उन पेशेंट्स को है, या किडनी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा मोर फ्रीक्वेंटली। डॉक्टर मनोज, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है,
उपचार जान लिया, स्क्रीनिंग जान ली कैसे हो सकती है, कौन कौन सी उम्र पे हो सकती है, आपकी तरफ से क्या वो एक मैसेज है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? खास तौर पे हम बात कर रहे हैं आज क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में, किस तरह से अपनी किडनी को स्वस्थ रखा जाए, क्या सावधानियां बरती जाए, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों के लिए। किडनी डिजीज एक बहुत ही कॉमन डिजीज होती जा रही है, आंकड़ों के अनुसार उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसके जो मुख्य कारण हैं उनसे इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो अगर हम शुरू से ही अपनी डाइट, एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और किडनी की डिजीज से बचा जा सकता है। उसके लक्षण बहुत लेट आते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको स्क्रीन करें, जैसे कि डिस्कशन हुआ, और जल्दी से जल्दी उसका पता चले शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेज, जिससे वहीं से उनकी रोकथाम शुरू कर सकें। किडनी डिजीज के अच्छे ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हैं, अब मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिससे इसको काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है और किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। ये एक अहम बात कही है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, एक ऐसा मैसेज जो हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी तरफ से। क्योंकि संख्या में बढ़ रही है किडनी डिजीज, तो ये जो इस बार की थीम भी है इस साल की, जो कि है आर योर किडनीज ओके, क्या आप अपने आप किडनी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, वही जानकारी स्प्रेड करने के लिए हम भी यहाँ बैठे हैं। सो आर योर किडनीज ओके टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट योर किडनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन दोनों एंगल से स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत जरूरी है। दो स्क्रीनिंग टेस्ट में दो चीजों का जरूर उसमें ध्यान रखेंगे पेशेंट भी जब अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। EGFR जो हम लोग फिल्ट्रेशन रेट कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और यूरिन में एल्बुमिन तो नहीं आ रहा। ये दो टेस्ट, पेशाब की और एक ब्लड की, ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अर्ली डिटेक्शन। और उसके अकॉर्डिंगली जब वो कंसल्ट करते हैं तो हम उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सो दैट उनकी डिजीज जहां तक हो सके कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम एटलीस्ट उसको स्लो कर दें डिजीज के प्रोग्रेशन को। जी, तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और मैं आशा करती हूँ कि आज इस जानकारी से आप उन प्रिवेंशंस को, उन सावधानियों को जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।